नमस्कार दोस्तों, द पॉलिटिकल वे में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम ईश्वर तिवारी और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तालिबान और उसके इतिहास के बारे में और साथ ही हम बात करेंगे अफगान के पूरी हिस्ट्री के बारे में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये बेसिकली मैंने 2 पार्ट में वीडियो बनाई है। पहला पार्ट ये है जो आप देख रहे हैं और दूसरा पार्ट जल्दी ही आपकी स्क्रीन पर अपलोड कर दिया जाएगा। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई मस्ट टेल यू, अगर आप यूजीसी नेट और सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो द पॉलिटिकल वे आपके साथ है। इस चैनल पर आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड सभी जानकारियां दी जाएगी। वीडियो के सही लगने पर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब के बगल में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और सबसे तेज मिलते रहें। तो बात होती है थर्ड एंग्लो अफगान वॉर के साथ, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अफगानिस्तान को 1919 में एक ट्रीटी के द्वारा इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद यहाँ का शासक बनाया गया जहीर खान को। उन्होंने अपने देश अफगानिस्तान में इतना मॉडर्न रिफॉर्म किया कि वहाँ पर मानो लोकतंत्र की सरकार ही मानी जाने लगी। जैसे वुमेन्स की एजुकेशन को मैंडेटरी कर दिया गया, वहाँ पे लड़कियों को शिक्षा दी जाने लगी, इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए और पॉलिटिकल पार्टियों को राइट्स भी दिए गए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, और मीडिया को इंपॉर्टेंस दी जाने लगी। लेकिन ये सब बदलाव वहाँ के जो रूढ़िवादी लोग थे, जो मॉडर्नाइजेशन में बिलीव नहीं करते थे और अपनी इस्लामिक कल्चर को ही फॉलो करते थे, उनको ये रिफॉर्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने इसका खुलकर विरोध किया। उसके बाद से मानो पूरे अफगानिस्तान को किसी की नजर ही लग गई। 1973 में किंग जहीर शाह खां के जो भाई थे, उन्होंने किंग जहीर खान को पद से हटा दिया, उनका तख्ता पलट कर दिया और खुद को डिक्लेयर किया अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर। उनका कहना था कि मैं राजा की जगह तो नहीं लूंगा क्योंकि मैं उनका भाई हूं, लेकिन मैं अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट और उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर जरूर बनूंगा। इसके बाद वहां पे क्या होता है कि रिफॉर्मेशन कंटिन्यू चलते रहते हैं, लेकिन 1978 में वहां पे पीडीपीए, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान का एक संगठन वहां पे खड़ा हो जाता है और दाऊद खान को पद से हटा देता है, उसका पूरी तरह से तख्ता पलट कर देता है। कहने को तो ये एक रिफॉर्मेशन था कि सत्ता एक आदमी से हटकर पीडीपीए के हाथ में आ गई, लेकिन दाऊद खान के लिए तो मानो ये एक कूप ही था। जब पीडीपीए, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान सत्ता में आई तो उन्होंने भी जो है मॉडर्नाइजेशन को कंटिन्यू रखा और उसके साथ लेके आई है लैंड रिफॉर्म, क्योंकि पीडीपीए एक कम्युनिस्ट पार्टी थी और कम्युनिज्म में जो गवर्नमेंट का रोल होता है वहां पर हर चीज को सेंट्रलाइज कर दिया जाता है और किसी भी एक आदमी के हाथ में पूरी प्रॉपर्टी के अधिकार नहीं दिए जाते। अगर किसी के पास फालतू होती है प्रॉपर्टी तो उसकी जमीन को लेकर जिनके पास जमीन नहीं होती तो उनको दे दिया जाता है, जिससे वो अपना काम कर सके। लेकिन जैसे ही ये वाला लैंड रिफॉर्म्स का कानून पीडीपीए द्वारा पारित हुआ और सरकार ने इस पर कार्रवाई की, तो वहाँ के जो रूरल एरिया में रहने वाले जो लोग थे उन्होंने इस कानून का खुलकर विरोध किया, क्योंकि वो जो है पूरे पुराने इस्लामिक कल्चर में बिलीव करते थे, वहां पर खेती बाड़ी करते थे और उनका सदियों पुराना ही कई हजार सालों से जो वो करते आ रहे थे उन्हें वही पसंद था। अब नई तरीके की गवर्नमेंट आकर कोई लैंड रिफॉर्म का अगर कानून वहां पे लागू कर दे तो वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो इसे एक इंटरफेयर मानते थे अपने कल्चर में, जिसके बाद वहां पर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिले, क्योंकि इस रिफॉर्मेशन के दौरान अफगानिस्तान में बाहर से भी लोग आ रहे थे, फैक्ट्रियां लगा रहे थे, लोग इंजीनियर्स को देखते थे, तो उनके अंदर काफी जो है भेदभाव पूर्ण भावना उनमें जागने लगी कि हमारे ही देश में हमारा जो है शोषण हो रहा है हमारी सरकार के द्वारा। उसके बाद हर जगह पर जो है एजिटेशन, प्रोटेस्ट देखने को मिले, धरना प्रदर्शन होने लगे, सरकार के खिलाफ जो है हिंसक प्रदर्शन भी देखने को मिले। लेकिन वहां की जो पीडीपीए सरकार थी उन्होंने उस वक्त जो है इसका स्ट्रॉन्गली क्रैकडाउन कर दिया, मतलब उन पर गोलियां चलवाकर या उनको जेल में डालकर जो है इस विद्रोह को दबा दिया गया। लेकिन ये पूरी तरह से दबा हुआ नहीं था, क्योंकि जो विरोध करने वाले थे वो एक ही जगह के नहीं थे, पूरे देश में ही जो है विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। इसके बाद हालात जब ज्यादा बिगड़ने लग गए तो यहाँ पर यूएसएसआर, सोवियत यूनियन ने अपने एडवाइजर और कुछ इक्विपमेंट भेजे अफगानिस्तान की पीडीपी सरकार के लिए, उसके शासन में मदद करने के लिए, क्योंकि उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था और यूएसएसआर अफगानिस्तान को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, क्योंकि पूरे वर्ल्ड पे उस पर कम्युनिज्म की जो छाप थी वो बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पर चल रही थी और यूएसए उस समय चाह रहा था कि कैसे भी करके अफगानिस्तान में ही कम्युनिस्ट सरकार को कंटेन कर दिया जाए, उसे वहीं पर
पर ही रोक दिया जाए, जिससे कम्युनिज्म आगे और एशियन कंट्री में पनपने ना पाए, फैलने ना पाए। उसके बाद जब हालात ज्यादा ही बिगड़ने लगे तो पीडीपीए सरकार में भी जो है आंतरिक कलह देखने को मिली। उस समय पीडीपीए के जो एक नेता थे हजीबुल्लाह अमीन, उन्होंने जो है सरकार का फिर से तख्ता पलट कर दिया और खुद को वहां का प्रेसिडेंट डिक्लेयर करके सत्ता जो है अपने हाथ में ले ली। लेकिन इसी के साथ जो ये रिबेलियन था लैंड रिफॉर्म को लेकर, वो तेजी से पनपता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण आर्मी और गांव वाले जो वहां पे कबीलाई लोग थे, जो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं चाहते थे सरकार का लैंड रिफॉर्म को लेकर अपने एरिया में, उन्होंने हथियार उठा लिए थे और खुलकर जो है पीडीपी सरकार के खिलाफ युद्ध कर रहे थे। बगल के देश ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन उस समय चल रहा था और यूएसएसआर को लगा कि अगर यहाँ पर भी इस्लामिक रिवॉल्यूशन उठकर खड़ा हो गया तो वहाँ की कम्युनिस्ट जो सरकार है वो बहुत ही जल्दी गिर सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए क्रिसमस डे इवनिंग मतलब 24 मार्च की शाम को सोवियत आर्मी ने अफगानिस्तान को कैप्चर करने के लिए अपनी सेना भेजी। ये देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर, ये एक हिस्टोरिकल फोटो है जिसमें सोवियत यूनियन की आर्मी एक ब्रिज को क्रॉस करके अफगानिस्तान में एंटर कर रही है, जिससे पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा किया जा सके। और उसने कुछ महीनों बाद अफगानिस्तान पर कब्जा कर भी लिया था, बट कंप्लीटली नहीं, क्योंकि जितने भी विद्रोही ग्रुप थे वो इनसे अभी भी लड़ रहे थे। भले ही सत्ता चली गई हो, लेकिन सोवियत यूनियन के इंटरफेयर करने के बाद ये एजिटेशन और विकराल रूप धारण करने लगा, जिससे गृह युद्ध की स्थिति भी पनपने लगी। जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में इंटरवीन किया तो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली थी उसने यूएसएसआर के इस कदम का खुलकर विरोध किया और उसी के साथ जो पूरे वर्ल्ड के 34 मुस्लिम राष्ट्र थे, मुस्लिम कंट्रीज थी, उन्होंने भी इसका खुलकर विरोध किया। बट सोवियत सेना पूरे अफगानिस्तान को कंट्रोल कर चुकी थी, उसकी मेजर सिटी पर अपना उन्होंने आधिपत्य जमा लिया था, बट ज्योग्राफिकल लोकेशन को छोड़कर उसकी बड़ी बड़ी सिटीज पर कब्जा जमा लिया था। यहाँ तक कि अफगानिस्तान के जो कम्युनिकेशन सिस्टम थे, जैसे रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर एजेंसी, मतलब हर जगह सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। लेकिन ज्योग्राफिकली देखें, वो कबीलाई इलाके जो उस समय हिंदू कुश की पहाड़ियों में बसे हुए थे, जहां पर वहां के लोग, वहां के गांव वासी इस लैंड रिफॉर्म को लेकर और सोवियत यूनियन के इंटरफेरेंस के विरोध में गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे थे, उनको सोवियत यूनियन जीत नहीं पाया, क्योंकि वहां की जो रोड है वो बहुत ही ज्यादा संकरी है। वहां पर तोप, गाड़ियां या टैंकर वगैरह ये सब जा नहीं सकते। तो इसमें एडवांटेज मिल जाता है कि जो ऊपर की तरफ से लड़ाई कर रहा है तो उसको एडवांटेज मिल जाता है इस लड़ाई में, और जो नीचे से हमला करता है उसको काफी हानि उठानी पड़ती है इस गुरिल्ला वॉरफेयर में, क्योंकि सोवियत यूनियन इस तरह के टेरेन के लिए और उस टेरेन में लड़ने के लिए ट्रेंड नहीं थे। उसके बाद अफगानिस्तान के जितने भी एथनिक ग्रुप थे उन्होंने एक साथ आकर अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ सीधा युद्ध का मोर्चा खोल दिया और अपने हाथ में हथियार उठा लिए। ये देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर कि कैसे एक मुजाहिदीन सोवियत यूनियन के भालू के ऊपर खड़ा होकर उसे ललकार रहा है या उसको पूरी तरह से कुचल रहा है, जिससे वो अफगानिस्तान को फ्री करा सके। तो जितने भी एथनिक ग्रुप थे उन्होंने सबने मिलकर यूएसएसआर के खिलाफ लड़ाई करी और इस रेबेलियन में जो ट्राइब्स थे इन्होंने आह्वान किया पूरे वर्ल्ड से कि वो इस इस्लामिक युद्ध में हमारे साथ जुड़े और यूएसएसआर की आर्मी के खिलाफ युद्ध करें, और इस युद्ध को नाम दिया गया जिहाद। और ये जो फाइट करने वाले जो योद्धा थे उनको कहा गया मुजाहिदीन। इसके बाद पूरे वर्ल्ड से जितने भी यूथ थे वो इस्लामिक लड़ाई के नाम पर यहाँ पर इकट्ठे होने लग गए, क्योंकि उनको बताया गया कि ये एक जिहाद है, ये धर्म के नाम पर लड़ी जाने वाली लड़ाई है। तो इसी के नाम पर एक जिहाद खड़ा किया और पूरे वर्ल्ड से जितने भी मुस्लिम युवा थे उनको इकट्ठा करके इस लड़ाई में शामिल किया गया। और इन मुजाहिदीनों के जो सपोर्ट में खड़े हुए उनमें पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, टर्की, चाइना और यूएसए मेन थे। यूएसए का इस लड़ाई में बहुत ही ज्यादा मेन है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कैसे उन कबीलाई इलाकों के जो एथनिक ग्रुप हैं उनके सभी लीडर व्हाइट हाउस के इस ओवल ऑफिस में बैठे हैं प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन के साथ। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज के टाइम में कोई मुजाहिदीन ऐसे व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट के ऑफिस में बैठकर पिक्चर क्लिक करवा सकता है? लेकिन ये उस समय हुआ क्योंकि यूएसए ने यूएसएसआर के खिलाफ मुजाहिदीनों का खुलकर सपोर्ट किया और खड़े किए अनेक एथनिक ग्रुप एज वेल एज द टेररिस्ट ग्रुप हु फाइट द अगेंस्ट द यूएसएसआर। इन एथनिक ग्रुप में सबसे बड़ा जो मेजर नाम आता है और जिसको आप आज भी सुनते हो उसका नाम है अहमद शाह मसूद
का, जो बाद में नॉर्दर्न अलायंस से जुड़ गया था। अफगानिस्तान के जो ऊपर मजार शरीफ वाला जो इलाका है वो है नॉर्दर्न अलायंस। वहां पे 4-5 एथनिक ग्रुप थे, उनको जोड़कर बनाया गया था नॉर्दर्न अलायंस, जिसके हेड बने अहमद शाह मसूद। उसके बाद इस ग्रुप में तालिबान और अलकायदा भी मर्ज हो गया 1980 के दशक में, जिन्होंने मिलकर लड़ाई करी यूएसएसआर के खिलाफ। इसमें यूएसए ने अपने जितने भी अत्याधुनिक हथियार थे, वेपन्स थे, अपना पूरा सपोर्ट दिया मुजाहिदीनों को, और यहाँ तक कि पाकिस्तान की आईएसआई ने भी खुलकर इन मुजाहिदीनों को अपने यहाँ पर उनको शरण दी, उनकी मदद करी यूएसएसआर के खिलाफ इस लड़ाई में, क्योंकि उस समय पाकिस्तान यूएसए के खेमे में शामिल था। इस लड़ाई में जो सबसे नया चेहरा शामिल हुआ वो था सऊदी अरब के एक अमीर परिवार में पैदा हुआ लड़का ओसामा बिन लादेन, जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन के नाम पर, जिहाद के नाम पर अफगानिस्तान में 1980 के दशक में कूद पड़ा और उसने भी खुलकर लड़ाई लड़ी यूएसएसआर के खिलाफ। ये देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये उस समय की ही फोटो है जब सोवियत यूनियन का कब्जा था अफगानिस्तान पर। ये बेसिकली 10 साल की लड़ाई थी जो 1979 से 1989 तक चलती रही, और ये लड़ाई तब तक चलती रही जब तक वहां से फाइनली सोवियत यूनियन पूरी तरह से चला नहीं गया। इस दौरान अमेरिका ने भी खुलकर इन मुजाहिदीनों की जो मदद करी थी, उनको एडवांस वेपन दिए थे। जैसे इसमें जो सबसे मेजर वेपन था वो था स्ट्रिंजर नाम का। इसमें आप देख सकते हैं कि एक मुजाहिदीन हाथ में एक स्ट्रिंजर पकड़ के खड़ा हुआ है। ये बेसिकली जो स्ट्रिंजर है, इसका जो काम था, ये पूरे युद्ध में गेम चेंजर साबित हुई, क्योंकि ये लाइट, पोर्टेबल और हाथों से चलाई जाने वाली सरफेस टू एयर मिसाइल थी, जिससे कोई भी मुजाहिदीन आराम से पकड़कर एक मिसाइल दाग सकता था हेलीकॉप्टर के खिलाफ, और हेलीकॉप्टर जो है क्या हो जाएगा, उसका सीधा जमीन पे गिर जाएगा। तो इससे क्या हो गया, एक तरह से युद्ध का जो रुख था वो मुजाहिदीनों के हाथ में जाता हुआ सीधा दिखाई देने लगा। अब उनको बड़ी आसानी होने लगी यूएसएसआर पे अटैक करने के लिए, और गुरिल्ला वॉरफेयर में तो ये एक्सपर्ट थे ही, क्योंकि ये गिन चुनकर ही जो है मुजाहिदीनों पर हमला करने वाली सोवियत यूनियन को सीधे सीधे टारगेट कर लेते थे। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि ये पहाड़ी इलाकों के दर्रों में रहते थे छुपकर, और यहाँ पर जो है रोड कंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी जीरो के बराबर था। खैर ये तो अभी हाल ही की फोटो है, लेकिन उस समय तो जो है वहाँ पे रोड भी नहीं थी, और सोवियत आर्मी को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी इनको ढूंढ ढूंढ के खत्म करने के लिए, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए, और यहाँ पर भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी यूएसएसआर को। उसके बाद क्या होता है कि 1985 में गोर्बाचेव यूएसएसआर के बनते हैं जनरल सेक्रेटरी, और वो लाते हैं यूएसएसआर में एक रिफॉर्म, और वो करते हैं 2 स्कीम लॉन्च, जिसमें ये स्कीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना चाहिए। पहली है ग्लासनोस्ट और दूसरी है पेरेस्ट्रोइका। इन दोनों स्कीम में जो यूएसएसआर था उसको जो है पूरी तरह से लिबरल बनाने की कोशिश करी गई थी। उसमें प्रेस को जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी, सेंसरशिप ज्यादा नहीं लगाए गए, लोगों को फ्रीडम टू स्पीच, बोलने का अधिकार दिया गया, और इससे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर थे, जो डॉक्यूमेंट थे, उनको सरकार ने पिछले 45 सालों के जितने भी डॉक्यूमेंट थे उनको जर्नलाइज कर दिया, हर पब्लिक के लिए अवेलेबल कर दिया। लेकिन इसकी भारी कीमत जो है यूएसएसआर को उस वक्त चुकानी पड़ी, क्योंकि इन रिफॉर्म के आधार पर पार्टी के अंदर ही इंटरनल डिस्टरबेंस क्रिएट होने लगी, और यूएसएसआर का 15 देशों में डिवीजन हो गया। मतलब यूएसएसआर जो है उस समय टूट गया था, क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार अपने ही विचारों को आगे बढ़ाने में असमर्थ हो गई थी, फेल हो गई थी। तो यहाँ पर यूएसएसआर ब्रेक डाउन हो गया था 15 स्टेट में। उसके बाद महासचिव गोर्बाचेव ने फैसला किया कि हम ऐसी लड़ाई में क्यों पड़े जो हमारी है ही नहीं, हम दूसरे देश में अपनी सेना क्यों भेजे, जो लड़ाई हमारी है ही नहीं, हम उस लड़ाई में कूदे या उस लड़ाई को लड़े जो लड़ाई हमारी है ही नहीं। तो उन्होंने फैसला किया कि अफगानिस्तान से वो अपनी आर्मी को वापस बुला लेंगे, और उन्होंने धीरे धीरे अपने आर्मी फोर्सेस को अफगानिस्तान से निकालना शुरू कर दिया, और अफगानिस्तान की जो सत्ता थी वो आ गई मोहम्मद नजीबुल्लाह के हाथ में। फिर 1989 तक लगभग जितनी भी सोवियत फोर्सेस थी वो कंप्लीटली अफगानिस्तान को छोड़ चुकी थी, वहां से बाहर आ चुकी थी। लेकिन उसके बाद एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि अफगानिस्तान को अब कौन रन करेगा, कौन उसका सुप्रीम लीडर बनेगा, और कौन जो है उसकी सत्ता अपने हाथ में लेगा। इसको लेकर अब जितने भी मुजाहिदीन थे जो इकट्ठे होकर यूएसएसआर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जब यूएसएसआर ही चला गया तो ये मुजाहिदीन आपस में ही भिड़ गए पूरे अफगानिस्तान को होल्ड करने के लिए। और इन्हीं मुजाहिदीनों की दौड़ में जो सबसे ज्यादा मेजर स्थिति में था वो था तालिबान टेरर ग्रुप, जिसकी उस समय जो पहुंच थी वो सबसे ज्यादा हिस्से पर थी। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर लगभग 50% एरिया पे
उस समय तालिबान का ही कब्जा था, बाकी हिस्सों पर और एथनिक ग्रुप जो है अपना हक जमाए बैठे थे। तो आई होप आपको यहाँ तक तो पूरी हिस्ट्री पता चली होगी अफगानिस्तान के बारे में कि वहाँ पर क्या हुआ था और कैसे वहाँ पर मुजाहिदीन और मुजाहिदीन से लेकर टेरर ग्रुप का ओरिजिन हुआ। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे तालिबान के रूल के बारे में। बेसिकली ये 1996 में सत्ता में आया था और 2001 तक सत्ता में बना रहा और फिर यूएसए के इंटरवीन के बाद वो लगभग 20 साल तक सत्ता से हटा रहा, लेकिन करंट में ये वापस आया है और इसने अपनी सत्ता फिर से कायम की है। जानेंगे हम ये सभी तालिबान है क्या, क्यों बना, कैसे बना और इसके जो फाउंडर थे मुल्ला उमर, उन सभी के बारे में अगली वीडियो में। तो ये था हमारी अभी तक की वीडियो का अंत। नेक्स्ट पार्ट में जरूर मिलते हैं। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद।